हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 5 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस में। यदि आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हर चैप्टर का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5 का प्रश्न। निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों? जैसे कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि दो आकृति समरूप तभी कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण जो है बराबर हो और साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। तो इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि दो आकृति जो है समरूप तभी कहे जाते हैं जब उनका जो है शेप और साइज, ये दोनों के लिए हम चर्चा किए थे। तो समरूप के लिए जो है शेप बिल्कुल दोनों का सेम होना चाहिए। साइज जो है अगर दोनों का सेम है तब भी चलेगा और नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन यहां पर अगर हम पहला प्रश्न देखते हैं तो दोनों का शेप भी समान नहीं है। कैसे? इसको अगर हम देखेंगे तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, यानी कि ये जो है कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? ये जो है समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जबकि ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये जो है समलंब चतुर्भुज है ही नहीं, यानी कि दोनों का शेप भी अलग अलग है। भले ही कोण को दर्शा दिया गया है यहां पर, ये 120, ये 120, ये 60 और ये 60, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग होने की वजह से ये दोनों जो है समरूप नहीं है। तो ये पहला वाला जो है समरूप नहीं। ठीक, अगर हम सेकेंड वाले में देखें, ये वाला अगर हम देखते हैं जहां पे जो है दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज देखने से तो लग रहा है कि दोनों का शेप जो है लगभग एक जैसा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर समरूप हैं तो उस कंडीशन में जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या फिर संगत कोण बराबर होना चाहिए। होना तो दोनों चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात समान रहे और संगत कोण बराबर रहे। चूंकि यहां पर कोण का कोई उल्लेख किया नहीं गया है तो इसलिए केवल भुजा को हम देख लेते हैं कि उनका अनुपात बराबर है या नहीं। मान लेते हैं ये आपका एक आकृति हो गया और ये दूसरा आकृति हो गया। अगर हम समरूप संगत भुजा की बात करें तो इसका अगर हम ले लेते हैं 10, इसका ले लेते हैं 15, तो ये हो जाएगा 10/15। फिर इसका लेते हैं 12 तो इसका लेंगे 18, तो ये 12/18। अब देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, चेक करते हैं। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आया इसका? 2/3। इसका देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहां पर भी कितना आया? 2/3। तो ये जो आकृति 2 है, यहां पर ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है, इसलिए यहां पर क्या होगा? समरूप आकृति होगा। तो लिख देते हैं समरूप है। तीसरा अगर आकृति हम देखें यहां पर भी दो त्रिभुज दिया गया है जिसमें ये दिया गया है 100 अंश और ये दिया गया है 100 अंश। चूंकि केवल दो ही कोण दिया गया है 100 अंश 100 अंश, बाकी कोण का उल्लेख है ही नहीं, तो हम इसको भी हम नहीं बोल सकते कि ये समरूप है करके। तो यहां पे ये भी लिख देंगे कि समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों आकृति में हम देख चुके कि पहला समरूप नहीं है, तीसरा समरूप नहीं है, जबकि दूसरा वाले में जो है दोनों आकृति समरूप आकृति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघा ने 2 समरूप पतंगे बनाई। यहां पर जो है 2 पतंग बनाया गया है, ये और ये दोनों जो हैं कैसे हैं? समरूप हैं। बड़ी पतंग का विकर्ण, ये जो बड़ा वाला पतंग है इसका विकर्ण
एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा। छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। तब पहला ज्ञात करना है स्केल गुणक क्या होगा, और दूसरा है बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए जबकि BD बराबर 40 सेंटीमीटर और AC बराबर 68 सेंटीमीटर। अब यहां पर बोला गया है स्केल गुणक। वैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि स्केल गुणक का मतलब क्या है। मान लो दो आकृति दिया गया है, तो दूसरे वाले आकृति और पहले वाले आकृति के बीच में क्या अनुपात है। वहां पे अगर विकर्ण की तुलना कर रहे हैं तो विकर्णों की लंबाई का अनुपात कितना है, वो अगर हमको पता चल जाए तो उस कंडीशन में वही क्या कहलाता है, स्केल गुणक। अगर हम देखें तो यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि बड़ी पतंग का जो विकर्ण है छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। अगर 1.5 गुना है लिख दिया है, मतलब यही जो है उसका क्या बनने वाला है, स्केल गुणक। अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां हम लिख देंगे बड़ी पतंग का विकर्ण, बड़ी पतंग का विकर्ण बराबर छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना बोला है। तो यहां पर छोटी पतंग का विकर्ण, इसमें गुणा हो जाएगा 1.5 और यहां पर हो जाएगा बड़ी पतंग का विकर्ण, और ये गुणा है तो इधर आएगा तो बटे में, तो यहां पर लिख देंगे छोटी पतंग का विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 1.5, और यही 1.5 क्या बनेगा, स्केल गुणक। तो लिख देंगे यहां पर अतः स्केल गुणक ये हो जाएगा 1.5। ये आपका पहला का आंसर हो गया। उसके बाद बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात कीजिए। यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम BD इसका जो है 1.5 गुना करें तो ये वाला विकर्ण मिलेगा, और AC के 1.5 गुना करें तो ये बड़ा वाला विकर्ण मिलेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बड़ी पतंग का पहला विकर्ण, इसमें केवल हम लिख देते हैं पहला दूसरा, ठीक है। अगर पहला विकर्ण की बात करें BD, ये BD जो है कितना दिया गया है, 40। तो ये वाला विकर्ण जब निकालेंगे ये वाला, तो ये 40 में 1.5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 गुणित 1.5 गुणा कर दीजिए, 15 शून्य शून्य और 15 चौक 60। दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 60.0 यानी कि ये क्या हो जाएगा 60। चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बड़ी पतंग का दूसरा विकर्ण, तो बड़ी पतंग का दूसरा विकर्ण अगर हम चाहते हैं तो यहां पर छोटी पतंग का दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है, 68 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 68 गुणित 1.5। अब यहां पर जो है गुणा कर दीजिए, तो ये 15 गुणित 68, तो 1.5 है, मैं 15 बोल दे रहा था। ये हो जाएगा 8 पंछे 40 का शून्य हासिल 4, और 8 एकम 8 और 4 12 इकाई का हो गया। 6 पंछे 30 का शून्य हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, दोनों को जोड़ दीजिए 0 2 और ये हो गया 9 और 1 10। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, तो ये हो जाता है 102.0 यानी कि 102 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है हमारा स्केल गुणक आया 1.5, और बड़े पतंग का पहला विकर्ण 60 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण जो है 102 सेंटीमीटर होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है PQR, तो सबसे पहले जो है एक समकोण त्रिभुज ही बना देते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज। यहां पर ये क्या है, 90 अंश। बोला गया है कोण P समकोण है, तो निश्चित रूप से यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, P। तो इसको बना देते हैं Q और ये हो जाएगा R। तथा QR पर, ये जो QR है पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR, मतलब यहां पर जो है ये लंब डाला गया है यहां, तो ये आपका PM लंब है QR पर, तो इधर भी 90 अंश बनेगा, इस तरफ भी 90 अंश बनेगा। दर्शाइए कि PM स्क्वायर जो है QM इंटू MR के बराबर होगा। QM इंटू MR मतलब इसका वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर जो है देखते हैं त्रिभुज PMR और त्रिभुज PQM और PMR, दो त्रिभुज यहां पर हमको मिल रहे हैं। अगर हम यहां पर देखते हैं कि ये जो है इन दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप होंगे। एक प्रमेय में हम पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु से कर्ण पर लंब डाल दिया जाए तो जो दो त्रिभुज बनते हैं ये दोनों आपस में समरूप होते हैं, और ये जो है मूल त्रिभुज के भी समरूप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इन दोनों त्रिभुज को यहां पर हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। आइए कैसे, इसमें जो है लिखने में सुविधा हो इसके लिए मैं इसको जो है कोण डाल देता हूं। इसको लिख देता हूं कोण 1, इसको लिख दे रहा हूं 2 और इसको लिख देता हूं कोण 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दोनों ये में ले लेंगे त्रिभुज PMR को पहले लेता हूं। त्रिभुज PMR व त्रिभुज PQM में यहां पर देखते हैं ये तो 90 अंश है ही। ठीक है, तो ये 90 अंश है, तो इस कंडीशन में दोनों में लेने के बजाय एक में लेने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसको ऐसे ले लेते हैं त्रिभुज PMR में, इसी में ले लेते हैं PMR। त्रिभुज PMR में ये वाला कोण यानी कि PMR 90 अंश है। कोण PMR बराबर 90 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से केवल अकेला जो है 90 अंश है, तो बाकी दो का योग क्या होगा, 90 अंश। तो कोण, इसलिए कोण 1 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा 90 अंश, समीकरण 1। परंतु कोण ये वाला जो है कोण RPQ, कोण RPQ ये भी 90 अंश है, और ये कोण RPQ दो भाग में डिवाइड हो गया है, कोण 1 और कोण 2। तो यहां लिख देंगे कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो दोनों के राइट हैंड में जो है 90-90 अंश है, तो लेफ्ट हैंड भी बराबर। तो कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 1 धन कोण 2। कोण 1 कट गया, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाता है, कोण 2। यानी कि कोण 3 ये वाला है, कोण 2 ये वाला है। ठीक, अब जो है ये दो त्रिभुज अगर हम ले तो यहां पर ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो चुके हैं, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे अतः त्रिभुज PMR व त्रिभुज
PQM में, इसको लिख देते हैं कोण PMR, कोण PMR, और इसमें लिख देते हैं PMQ, कोण PMQ। दोनों बराबर हैं, कारण क्या लिखेंगे, प्रत्येक समकोण। और ये कोण 3 और कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर कोण 2, कहां से, ये आपके समीकरण 3 से, यहां लिख देंगे समीकरण 3 से। तो कोण समरूपता प्रमेय से, कोण समरूपता प्रमेय लगा देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज PMR, समरूप त्रिभुज PQM। अब यहां पर देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो संगत भुजा कौन कौन से हैं, जो कोण बराबर हैं उनके सामने सामने के भुजा संगत भुजा कहलाते हैं। जैसे ये कोण 3 के सामने वाला, कोण 3 और कोण 2 बराबर हैं, तो ये कोण 3 के सामने वाला PM और कोण 2 के सामने वाला MQ बराबर हो जाएंगे। बराबर नहीं बोलना चाहिए, उनका अनुपात जो है बराबर आएगा। तो इसके सामने और इसके सामने के भुजा को ले लीजिए, इसके सामने का भुजा है PM और इसके सामने का भुजा है MQ। इसी प्रकार और अगर हम लें तो PM स्क्वायर, मतलब PM 2 बार आना चाहिए, तो और किस में आएगा PM, यहां पर जो है एक तो हम ले चुके हैं, इसके सामने वाला PM और इसके सामने वाला MQ। अब डबल जो है फिर किस में आएगा, फिर देख लेते हैं, ये और ये कोण बराबर हैं, तो इसके सामने का RP, इसके सामने का PQ, इसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा भी तो एक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, ये कोण 1 यानी कि ये वाला इसके बराबर होगा। तो इसके सामने वाला हम ले लेते हैं कौन सा, RM, और इसके सामने का ले लेते हैं PM। यहीं पर कंफ्यूजन रहता है, ध्यान देंगे, इसका 3 कोण इसके 3 कोण के बराबर, तो इसके जो कोण बराबर हैं, इसके और इसके दो जो कोण बराबर हैं उनके सामने सामने के भुजा संगत भुजा कहलाएंगे। हम कैसे लिए हैं, कोण 3 और कोण 2 बराबर, तो कोण 3 के सामने वाली भुजा PM, ये लिख दिया, कोण 2 के सामने वाली भुजा MQ, इसको लिख दिया, बराबर। अब देखते हैं इसमें, ये कोण 1 के सामने वाला भुजा RM, इसको लिख दिए, फिर इसके बराबर कोण ये वाला है, इसके सामने की भुजा लिख दिए हम PM। चाहे तो तीसरा को भी लिख सकते हैं, इसके सामने वाला क्या, RP, और इसके सामने वाला PQ। ये तीनों जो है बराबर होंगे, लेकिन ये जो सिद्ध करना है इसमें इसका उल्लेख है ही नहीं, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। अब इसका जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, PM तो क्या हो जाएगा, PM का वर्ग और बराबर MQ इंटू RM, या फिर लिख देंगे PM का वर्ग बराबर, यहां पर हमारा MQ आ गया, यहां आना था QM, तो इसको आप पलट सकते हो, QM इंटू ये MR चाहिए था, RM हो गया है, तो इसको MR कर दीजिए, और इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस टाइप का प्रश्न जब आता है तो सबसे पहले हमको समरूप सिद्ध करना होता है, वहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।